बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। और कल हमने जो है चार्टर एक्ट पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद इंट्रोडक्शन किसका देखा था कि जब बरे सगीर में ब्रिटिश रूल आया है तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और कौन कौन से तरीकों से उन्होंने बरे सगीर में अपना होल्ड जो है वो कायम करने की कोशिश की। तो अभी चार्टर एक्ट हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं बेंटिंग रेजोल्यूशन। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में ये चीज़ क्लियर की थी कि जो ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा है ये 4 पॉइंट्स हैं बेटा, ये चार्टर एक्ट के पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जो ये हेडिंग है इसके अंडर जो आप पढ़ेंगे वो बेंटिंग रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इन पॉइंट्स के साथ आप लिख लीजिए चार्टर एक्ट, और जो आगे पॉइंट्स आएंगे वहां पर आपने ये हेडिंग दे लेनी है, ये जो नीचे दी हुई है बेंटिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉर्ड मैकॉले जो है उसने ये रिपोर्ट दी थी और उसकी रिपोर्ट की रोशनी में जो है एक तालीमी पॉलिसी बनाई गई थी जिसको क्या नाम दिया गया, बेंटिंग रेजोल्यूशन। और ये कब मंजूर हुई? 7 मार्च 1835। अब बेटा ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि चार्टर एक्ट कब आया, तो वो 1813 में आया था। बेंटिंग रेजोल्यूशन जो एजुकेशनल पॉलिसी जो थी जिसको बेंटिंग रेजोल्यूशन कहा गया, वो कब मंजूर हुई? 7 मार्च 1835, ठीक है। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंटिंग रेजोल्यूशन देखिए, उसके अहम पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1 पर देखिए, सरकारी तालीम का मकसद क्या होगा? मगरबी अलूम और साइंस इनको फरोग देना, ठीक है। मुल्क की सरकारी जुबान बाकायदा तौर पर फारसी की बजाय अंग्रेजी होगी, जरिए तालीम भी अंग्रेजी होगा और मशरकी अलूम की अशात पर आइंदा से कोई रकम खर्च नहीं की जाएगी। अगर थोड़ा सा आप इसको बेटा रिलेट करने की कोशिश करें तो इससे पहले जो आहिस्ता 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 जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एजुकेशनल पॉलिसी देने की कोशिश की तो उसने साइड बाय साइड चीज़ें रखी थी। मशरकी अलूम भी रखे थे, मगरबी अलूम भी रखे थे, क्योंकि तब वो नए नए अभी सिस्टम में एंटर हो रहे थे। उनको पता था कि अगर एकदम से हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के लोग रेजिस्ट करेंगे। तो पहले उन्होंने चीज़ें साइड बाय साइड रखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए बाकायदा तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम क्या है, मगरबी अलूम को फ़रोग देंगे, हमारा जरिए तालीम अंग्रेज़ी होगा और हम मशरकी तालीम पर कोई रकम खर्च नहीं करेंगे। और इस सब का मकसद क्या था? सरकारी मुलाजमतों के लिए लोगों को तैयार करना, ठीक है। और जो हमारा निज़ाम तालीम था, हिंदुस्तान का पहले का निज़ाम तालीम था जो मुसलमानों ने कायम किया था, वो बिल्कुल बेसलेस हो गया और उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। उसके बाद 1841 में जो तालीम आमा कमेटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और 1842 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना ली गई। 1844 में क्या हुआ है जी, लॉर्ड हर्डिंग जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकारी मुलाजमत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, उनको तरजीह दी जाएगी जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए होंगे। इसके 2 फायदे इनको हुए कि लोगों ने, क्योंकि लोगों को पता था मुलाजमत लेनी है, एक तो ये कि तालीम का मकसद इंसानियत से हटकर मुलाजमत की तरफ हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया, पैसे की तरफ हो गया। और दूसरा, लोगों ने जो रिलीजियस एजुकेशन थी, मदरसे थे, मकतब थे, उनको छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि मुलाजमत सिर्फ उनको मिलेगी या उन अफराद को तरजीह मिलेगी जो हमारे स्कूलों से पढ़ के निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान भी फर्क किया जा रहा था। हर मुमकिन कोशिश थी कि हिंदुओं को आगे आगे किया जाए, मुसलमानों को पीछे पीछे किया जाए। अगर मुसलमान और हिंदू दोनों सेम क्वालिफिकेशन के हों और एक ही पोस्ट पर अप्लाई करें तो हिंदुओं को प्रेफर किया जाता और मुसलमानों को वो जॉब नहीं दी जाती थी, ठीक है। बल्कि जो मुसलमानों का तालीमी निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए जो अखबार में ऐलान जो लिखवाए जाते हैं, एड्स दी जाती हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर लिख दिया जाता कि मुलाजम किसको रखा जाएगा? सिर्फ हिंदुओं को, ठीक है। और ये जो सिस्टम था सारा, ये 1854 में आया है वुड्स डिस्पैच,
ठीक है, यहाँ पर खत्म हुआ। वुड्स डिस्पैच के बाद तो बकायदा ब्रिटिश रूल आ गया था ना, तो इस दौर की आखिरी जो आपके पास डॉक्यूमेंट मिलता है वो सर चार्ल्स वुड का है। वो इसे अगला पॉइंट है, हम अगला टॉपिक है, हम वहां पर करेंगे। लेकिन अभी 1857 से पहले पहले तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वुड्स डिस्पैच आखिरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये 3 डॉक्यूमेंट बनते हैं हमारे पास 1857 से पहले पहले तक के। एक चार्टर एक्ट है, उसके बाद बेंटिंग रेजोल्यूशन है, और उसके बाद हमारे पास वुड्स डिस्पैच है। ये 3 है जो 1857 से पहले पहले के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एनी हाउ ये जो सारा सिस्टम चल रहा था मुसलमानों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था। दे वर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी बका के लिए वो लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे। तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे, उनका तालीमी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था, उनके मदरसे जो थे उनको गैर तस्लीम शुदा करार दे दिया गया था। ना आम तालीम थी और ना ही अब मुफ्त तालीम थी। ठीक है, तालीम काबिल फ़रोख्त थी, जो खरीद सकता वो खरीद लेता, जो नहीं खरीद सकता उसके लिए तालीम बिल्कुल जो है अनटचेबल हो गई थी, उसको हासिल करना नामुमकिन हो गया था। सिर्फ जो साहिब सरवत हैं या अमीर लोग हैं वही तालीम हासिल कर सकते थे, और गरीब लोगों के लिए तालीम एक ख्वाब बन के रह गई थी। ठीक है, ना मुसलमानों की जुबान कायम रही, जो फारसी और अरबिक थी वो भी ख़त्म कर दी गई, ना उनका निज़ाम तालीम रहा जो कि मकतब और मदरसे का सिस्टम था, और ना ही मुसलमानों का जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था कि आम तालीम होगी, मुफ्त तालीम होगी, सबके लिए होगी, कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, कोई इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा। ये सारी खसूसियात ख़त्म हो गई जब अंग्रेज़ बरे सगीर में काबिज हुए। अच्छा बेटा, उसके बाद ये नीचे देखिए 1813 से 1854 तक के कुछ अहम पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं और ये आपने याद करने हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1815 में क्या हुआ, बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कायम हुई। एक साल बाद 1816 में कलकत्ता विद्यालय, ये इदारा बना, ये इदारे का नाम है। ठीक है, और 1819 में 3 साल बाद ही ये कॉलेज बन गया, और ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था, और टीचिंग जो मीन था या मोड था यहाँ पर वो इंग्लिश था, लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। 1823 में तालीम आमा कमेटी बनाई गई। ठीक है, और हिंदी जुबान के फ़रोग के लिए आगरा में भी एक स्कूल खोला गया। 1828 में जो गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग, उसने क्या किया, जितने भी मुस्लिम मदारस के औकाफ थे उनको जब्त करने का हुक्म दे दिया। ठीक है, और ये बाकायदा एक अटैक था मुस्लिम एजुकेशन पर। 1836 में हेगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता ये बनाए गए। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की गई हैं, और 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो है वो कायम किया गया। ये बेटा डेट्स आपको याद होनी चाहिए, किस डेट को किस ईयर में कौन सा जो है इंस्टीट्यूट बनाया गया था, और आपने इनके एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट टाइम भी जो पिछला टॉपिक था उसका भी होमवर्क नहीं दिया था, और हमारा आज का जो काम है इसका होमवर्क भी पेंडिंग है। जो बेटा हमारा कल का लेक्चर था उसमें आपने क्या करना है, 10 MCQs एंड 5 क्वेश्चंस विद आंसर्स, और जो हमारा आज वाला लेक्चर था इसमें से भी आपने 10 MCQs एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और 10 MCQs में से बेटा आपके 6 MCQs तो ये हैं 7। ठीक है, डेट्स के साथ आपने लिखना है कि कौन सा इदारा कब बना है, किस साल में बना है। ठीक है, तो ये आपका दोनों दिनों का होमवर्क है। इसके अलावा बेटा आपको किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं हर लेक्चर के एंड पे ये कहती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें। ये वरना वन वे कम्युनिकेशन रह जाएगी, मैं लेक्चर पर लेक्चर डिलीवर करती जाऊंगी और आप नोट करते जाएंगे या आप स्किप करते जाएंगे। तो आपकी तरफ से जब तक फीडबैक नहीं आएगा मैं श्योर नहीं होंगी कि आपको समझ आ रही है या नहीं। ठीक
ठीक है। कल के लिए बेटा हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वुड्स डिस्पैच होगा और इस पर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। तब तक बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अपनी केयर करें, अपने घर वालों की केयर करें। हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।